हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं स्टूडेंट, आप लोग के लिए खुशखबरी, और वह है फिजिक्स। ओके तो आज से हमारे परिवार में एक नया सब्जेक्ट जुड़ने जा रहा है और वो है फिजिक्स। ठीक है, तो मुकेश ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। और स्टूडेंट तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं ज़्यादा सिलेबस के बारे में बात नहीं करूँगा स्टूडेंट, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। बट हमारा जो कंप्लीट 12th का मैक्सिमम पार्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और हमारा मैग्नेटिज्म, थोड़ा सा आपका ऑप्टिकल का भी है ना, इसमें कवर हो जाता है और वेब से है, इतना में स्टूडेंट कवर हो जाता है। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है ना, वो है आपका स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसको मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, स्थिर विद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट यूनिट है और इसके अंदर स्टूडेंट फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है विद्युत आवेश और क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज एंड फील्ड। यह है स्टूडेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो लेट्स लर्न एंड लेट्स विल बी स्टार्ट। क्या फर्स्ट है स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो एक्चुअल में विद्युत है क्या, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वो एक्चुअल में है क्या। हम एक कॉमन सा डेफिनेशन पढ़ते हैं करंट का, जिसको हम जनरली इलेक्ट्रिसिटी भी समझते हैं। क्या चीज़ पढ़ते हैं भाई, द फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअल में स्टूडेंट ये कोई डेफिनेशन है नहीं, है ना, वो तो करंट का डेफिनेशन है, बट इलेक्ट्रिसिटी में भी इसका यूज करते हैं, लेकिन ये भी नहीं है। ये तो चार्ज के आने के बाद स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग कहाँ से होता है एक्चुअल में, विद्युत को फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे पता किया गया कि ये इसको हम विद्युत बोलेंगे। तो वो ऐसा हुआ स्टूडेंट कि एक पदार्थ है अंबर, ठीक है, इसको इंग्लिश में एम्बर बोलते हैं। तो एम्बर पे क्या हुआ कि कुछ चीज़ें जो है चिपक रही थी। एम्बर नामक जो पदार्थ होता है, उसका छड़ लिया गया, उस पर क्या हो रहा था, कागज जैसे एकदम हल्के हल्के, ठीक है, वो चीज़ें जो है क्या हो रही थी, चिपक रही थी। तो कुछ लोगों ने उसको देखा, है ना, देख तो बहुत लोग रहे थे, जान बहुत लोग रहे थे कि इसमें कुछ चिपकता है, बट वही बात आती है ना, वो कहते हैं ना न्यूटन, है ना, एप्पल तो पहले भी गिर रहा था बट न्यूटन ही ऐसा व्यक्ति था जिसको लगा कि ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गिर जाता, है ना भाई। तो ऐसा कुछ ही लोग होते हैं। तो ऐसे सिमिलर एक जो है साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने देखा कि एम्बर जो है वो हल्के पदार्थों को क्यों आकर्षित वो कर रहा है, खींच रहा है ना। तो उन्होंने एक डेफिनेशन दे दिया कि ऐसा ऊर्जा जो किसी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। ऐसी ऊर्जा जो हल्की वस्तु जैसे कागज को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, विद्युत कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको ऐसा भी समझ लो यार, पता है जब हम बच्चे थे, छोटे थे, स्कूल में थे, छोटे छोटे क्लासेस में, तो उस दौरान हम लोग पेन को रब किया करते थे, यहाँ पे घिसा करते थे, समझ में आ रहा है। और पेन को घिस करके हम लोग क्या किया करते थे, जादू दिखा देते, देखो देखो देखो, अब पेन से जो है वो कागज के टुकड़े उसमें चिपक रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो वो तो हम जानते थे, हमको क्या लगता था, मैजिक लगता था। क्यों, उस टाइम हम उसका फिनोमिना हमको नहीं पता था, बट आज हम सब लोग समझ गए हैं कि वो एक्चुअल में क्या, किसके कारण होता है, आवेश उत्पन्न होने के कारण होता है। बाल से जब पेन को रब किया जाता है तो उसमें जो है आवेशित हो जाता है, और जिसके कारण वो क्या करता है, हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ में आ रहा है। तो वो पढ़ने के बाद है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में ही समझ जाते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे हो। तो यही चीज है यहाँ पे स्टूडेंट। तो ये हो गई हमारी क्या चीज, विद्युत। अब देखो स्टूडेंट, कुछ जो है ना ऐसे विद्युत मतलब आकर्षण करने की वह क्षमता जो घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। अब हम सब जगह घिस के विद्युत उत्पन्न नहीं किया जाता, ठीक है ना, बट ऐसे विद्युत या आकर्षण करने की क्षमता जो घिसने के बाद उत्पन्न होती है, रगड़ने से उत्पन्न होती है, घर्षण से उत्पन्न होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत।
क्या कहेंगे? घर्षण विद्युत कहेंगे। समझ में आ रहा है? और उस वस्तु को जिसमें घर्षण के कारण आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया, उस वस्तु को हम लोग बोलते हैं आवेशित वस्तु, या एक वर्ड यूज किया जाता है विद्युन्मय। ये वर्ड यूज किया जाता है स्टूडेंट, आवेशित वस्तु या विद्युन्मय। आप लोग मुझे सुनकर आराम से डेफिनेशन लिख सकते हो यार। मैं जो भी वर्ड यूज करता हूँ ना, वो कोई सामान्य लैंग्वेज यूज नहीं करता, मैं पूरा साइंस का लैंग्वेज यूज करता हूँ, ठीक है ना? तो आप ऐसा डेफिनेशन लिख सकते हो। तो ये घर्षण विद्युत स्टूडेंट और आवेशित वस्तु, उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे? जिसकी पेन को रब किए तो पेन में जो आपका वस्तु को आकर्षित करने का, हल्के वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया, तो उस पेन को हम लोग क्या कहेंगे? आवेशित वस्तु या विद्युन्मय बोलेंगे। समझ में आ गया? ओके। अरे यार मैं ओके, चलो देखते हैं आगे। स्टूडेंट नीचे आप लोग को दिख रहा होगा आवेश। हमने बात कर लिया इस विद्युत, अब आवेश के ऊपर बात करेंगे। आवेश क्या है? आवेश चार्ज है ना। तो चार्ज क्या है स्टूडेंट? एक्चुअल में ना कुछ चीज ऐसी होती है जिसकी परिभाषा नहीं बनाया जा सकता। कॉमन परिभाषा बना सकते हैं बट एक्चुअल परिभाषा हम नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? वही उसी में से एक हमारा आवेश है। तो आवेश को कुछ ऐसा बोल सकते हो कि आवेश एक ऐसी राशि है जिसे प्राप्त करने के पश्चात कोई वस्तु आवेशित हो जाता है और उसके अंदर किसी हल्के वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से प्रदर्शित करेंगे। और स्टूडेंट इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट जो होता है, वो हो जाता है हमारा कूलाम। क्या हो जाता है? कूलाम। जिसको हम लोग जनरली सी से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट। ओके। एक चीज हम पढ़ेंगे 12th में, 11th में आपने हल्का सा पढ़ा होगा बेसिक, बट 12th में मैक्सिमम जगह वो यूज होता है। क्या? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, आपका सदिश राशि एंड वेक्टर, ठीक है, सदिश और अदिश, स्केलर एंड वेक्टर। तो ये जो आवेश होता है स्टूडेंट, वो हमारा होता है अदिश राशि, ठीक है ना। क्या होता है? अदिश। आप ये सब नोट में लिखेंगे ना, क्या क्या एक प्रॉपर्टी है। अदिश होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें आपका डायरेक्शन नहीं रहता, इसका केवल परिमाण होता है। परिमाण जिसकी 5 कूलाम, 10 कूलाम, 20 कूलाम, ठीक है, वो आवेश का मात्रा हो गया, ठीक है ना। बट उसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहता कि ये इतना कूलाम है, इधर जा रहा है, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं रहता। इसलिए क्या चीज़ है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसमें क्या बता सकता हूँ मैं आवेश के बारे में आपको स्टार्टिंग में? हाँ यार, एक कॉमन सा चीज़ वो हम बताएंगे भी, ठीक है। ये 2 टाइप्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो हम लोग देखेंगे, है ना। ओके स्टूडेंट, तो नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, या मुझे सुनकर ही आप लोग जो है नोट करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, तो यदि किसी को नोट करना होगा तो कर लें, अन्यथा मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब स्टूडेंट अब क्या करेंगे? अब कुछ देख लेते हैं प्रैक्टिकल। क्या प्रैक्टिकल प्रयोग देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या हुआ कि अब जो है बहुत सारी चीज़ों को रगड़ा गया, समझ रहे हो। जब एक मिल गया ना, क्लू मिल गया, तो अब फिर स्टार्ट हो गया, है ना। जिस तत्वों का खोजना प्रारंभ हुआ तो आज तक फिर वो तत्वों का खोज होता ही रहा है, ठीक है ना। अभी भी ऐसे जो है मेंडलीफ ने ऐसे ऐसे जगह छोड़े हैं जिस पर अभी रिसर्च होना बाकी, मतलब उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी लक्षण ढूंढ लिया गया, बट उसका कौन सा तत्व आएगा वो अभी तत्व भी तक नहीं मिला है। तो एक बार जब कोई चीज़ स्टार्ट हो जाता है तो उसको बार बार करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या किया गया स्टूडेंट? एक कांच का छड़ लिया गया। किस चीज़ का? कांच का रॉड लिया गया, ठीक है। और इस कांच के रॉड को क्या किया गया? रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। समझ में आ रहा है? रेशम का कपड़े से क्या किया गया? रगड़ा गया। और रगड़ने के बाद देखा गया कि हल्का जो वस्तु है, कागज वगैरह, वो क्या हो रहा है? उसमें चिपक रहा है। अच्छी बात है, चिपकने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो हम समझ गए तो विद्युत है और नया जानकारी क्या है? तो कांच एक रेशम के कपड़े से रगड़ के उसको क्या किया गया? एक धागे से क्या कर दिया गया स्टूडेंट? लटका दिया गया। क्या किया गया? लटका दिया गया कांच के छड़ को, है ना। नेक्स्ट क्या किया गया? एक और कांच का छड़ लिया गया। सेम प्रोसेस, फिर से रेशम के कपड़े से रगड़े और उसको भी क्या किया? लटका दिया। ठीक है स्टूडेंट, स्वतंत्रता पूर्वक क्या किया गया? लटका दिया गया भाई, ऐसा कुछ कांच। तो दोनों में एक चीज, स्पेशल चीज ये देखने को मिला कि वो दोनों कांच के छड़ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब हल्का हल्का धीरे धीरे वो जो है प्रतिकर्षित कर रहे हैं।
समझ में आया? क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। तो यहाँ हमको एक चीज जानकारी मिलता है स्टूडेंट, प्रतिकर्षण कि क्या होता है कि आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अब कौन सा आवेश में नहीं पता, बट आवेशों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। विद्युत में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। नेक्स्ट क्या किया गया? इस बार लिया गया स्टूडेंट एबोनाइट का छड़। किस चीज का? एबोनाइट। एबोनाइट का छड़ लिया गया। एबोनाइट के छड़ को क्या किया गया? कपड़े से या बिल्ली के खाल से रगड़ा गया। अब यार आप लोग किसी बिल्ली को मार के उसका खाल निकाल के उसको मत रगड़ने बैठ जाना, ठीक है ना? बिल्ली का खाल निकल दिया तो बिल्ली का खाल ढूंढने चले गए, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप ऊनी कपड़ा ले लेना, ऊनी कपड़े में रगड़ देना। समझ में आ रहा है? ऊनी बिल्ली का जो खाल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? ऊनी यूज होता है, ठीक है ना? तो उसको क्या किया हमने? बिल्ली के खाल से रगड़ दिया और उसको भी हमने क्या किया स्टूडेंट? उसको भी हमने लटका दिया, एबोनाइट के छड़ को, है ना? किसको? एबोनाइट के छड़ को। और एक और मैं लिया और उसको भी क्या किया? एबोनाइट के छड़ को दूसरे वाले को भी लटका दिया, एबोनाइट के छड़ को। फिर मुझे क्या देखने को मिला स्टूडेंट? अगेन इन दोनों छड़ों के मध्य, दोनों एबोनाइट छड़ों के बीच मुझे फिर से क्या देखने को मिला? रिफ्लेक्शन देखने को मिला, प्रतिकर्षण देखने को मिला। समझ में आ रहा है? इसमें भी क्या दिखा? प्रतिकर्षण। अब देखते हैं स्टूडेंट क्या साइंटिस्टों ने क्या किया। अब जो प्रयोग करने वाले लोगों ने क्या किया कि एक कांच का छड़ ले लिया और एक ले लिया एबोनाइट का छड़, ठीक है? अब डिफरेंट छड़ लेकर के प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक ले लिया कांच का छड़, उसको भी स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया कांच को, और लटका करके क्या किया गया? एबोनाइट के छड़ को पास मिलाया गया। किसको? एबोनाइट को। थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे पास मिलाते गए, ठीक है ना? लटकाने के बाद, या ऐसा बोलो कि दोनों को लटका दिया स्वतंत्रता पूर्वक एक फिक्स डिस्टेंस में। तो वो क्या कर रहा है? कांच का छड़ एबोनाइट के छड़ को क्या कर रहा है? आकर्षण कर रहा है, आकर्षण कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, ठीक है स्टूडेंट? तो फिर यहाँ दिमाग जो है उन लोगों का क्या हो गया? खराब हो गया कि क्या बात है भाई, इन दोनों में सेम में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, बट डिफरेंट में क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। तब जाकर के स्टूडेंट आया फिर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है हमारा चार्ज का कंसेप्ट, ठीक है ना? अब क्या किया गया? अब देखो ये तो हो गई, तो मतलब इससे ये समझ में आ गया कि डेफिनेटली सेम में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, बट डिफरेंट में आकर्षण हो रहा है। अब वो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं है, सेम में आकर्षण प्रतिकर्षण हो रहा है और डिफरेंट में क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। एक्चुअल में स्टूडेंट जब रेशम के कपड़े को कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो जो आवेश उत्पन्न होती है, कांच को रगड़ा जाता है, ठीक है ना? इससे रेशम के कपड़े से, तो इसमें जो चार्ज उत्पन्न होता है स्टूडेंट वो होता है पॉजिटिव। क्या उत्पन्न हो जाता है? धनावेश। इसका भी एक प्रयोग है लेकिन उसको ज़्यादा लंबा हो जाएगा यार, ठीक है? उसका भी प्रैक्टिकल है, सोने की पन्नी में बॉटल में लगा करके मैं वो चेक करके बता सकता हूँ, बट उसको छोड़ो अभी फिलहाल, वो तो एसेंशियल नहीं है। बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? बेसिक चल रही है आज का क्लास, पूरा बेसिक रहेगा, आप टेंशन मत लेना। मुझे 4-5 दिन का वक्त दो, थोड़ा सा 3-4 वीडियो देखो आप रेगुलर, आपको समझ में आ जाएगा। A1 पढ़ाई होगी, क्या होगी? A1। समझ में आ रहा है? तो अभी आप थोड़ा सा मुझे वक्त दो, बेसिक आज पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे, ठीक है? मैं जैसे केमिस्ट्री को पढ़ाता हूँ भाई, केमिस्ट्री का कुछ वीडियो देख चुके होंगे आप, ठीक है ना? बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा यार, पूरा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा आपका, ठीक है ना? पूरा कंप्लीट कोर्स। तो कांच में क्या आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है। सेम स्टूडेंट एबोनाइट का जो छड़ है, एबोनाइट, उसको जब हम बिल्ली के खाल या ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, ऊनी कपड़े से, तो उसमें जो चार्ज आता है वो आता है माइनस। तो इससे हमको पता चलता है स्टूडेंट कि प्लस में क्या होता है? आपका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है? रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। माइनस में सेम में क्या हो जाता है? प्रतिकर्षण होता है, बट प्लस माइनस या माइनस प्लस में क्या हो जाता है? आकर्षण हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। ये चीज समझ में आ गया? ओके, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इस चीज को। तो ये है स्टूडेंट आपका। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपके प्रैक्टिकल हैं जो कि कॉमन थे, पहले से होते हुए आ रहे थे, बट उसको किसी ने गौर नहीं किया। कैसे? गर्मी के दिनों में जब हम स्वेटर पहने रहते हैं या संश्लेषित कपड़ा मतलब समझते हो? इसका एक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, वहाँ बताएंगे कि क्या चीज़ है आपका सिंथेसिस, ठीक है? कपड़े क्या होते हैं, मतलब वो पॉलीमर से बने होते हैं। तो गर्मी के दिनों में जब हम कपड़ा स्वेटर को निकालते हैं या संश्लेषित कपड़े को निकालते हैं तो उसमें हमको चट की आवाज़ आती है। समझ में आ रहा है? चट की आवाज़ आती है। वो एक्चुअल में कैसे आता है? आवेश के कारण। एक्चुअल में हमारा जो कपड़ा होता है हमारे बॉडी में एनर्जी है और इसे घिस के रगड़ के वो क्या हो जाता है? आवेशित हो जा रहा है। तो जब हम कपड़े को निकालते हैं तो जब कपड़ा टच होता है तो एक दूसरे में क्या होता है? बादल कैसे करता है मेरे भाई? बादल, थंडर कैसे होता है?
सेम चार्ज टकराता है तो उसमें ठंडर होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सेम वही चीज़ हमारा जो है क्या होता है कपड़े में होता है। जब हम कपड़े को निकालते हैं तो सेम आवेश जो है आवेशित हो जा रहा है तो चट की आवाज़ आती है। वैसे ही आपने इसका तो बहुत लोग ने वो क्या होगा यार प्रैक्टिकल यार, किस चीज़ का, कुर्सी वाले का। कुर्सी में बैठा दो, ठीक है, उसको रगड़ दो बैक को, पीछे को कुर्सी का, ठीक है। उसके बाद उसके पैर को, क्योंकि अभी आएंगे हम लोग अर्थिंग पे, ठीक है ना, पैर को ऊपर रखने के लिए बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो देखेंगे। फिर उसको भी टच करने से हमको क्या होता है, थोड़ा सा झटका फील होता है। तो ये ढेर सारे प्रैक्टिकल है छोटे छोटे। ओके स्टूडेंट, इसके बाद है स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम देखेंगे क्या, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है भाई। तो इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा एक एटम, परमाणु, ठीक है। एक्चुअल में कोई भी चीज़ जो होती है वो या तो ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा, वो तो सबको पता है, पदार्थ है भाई। अब पदार्थ जो है ठोस द्रव गैस से मिलकर बना होता है ना। और ऐसा सीधा बोल देता हूँ मैं कि कोई भी पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। और परमाणु किससे मिलकर बना होता है, वो बना होता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है, इन सब से मिलकर के बना होता है। तो मैं क्या लेता हूँ स्टूडेंट, एक परमाणु ले लेता हूँ, और परमाणु में मैं ले लेता हूँ सोडियम। ये मेरा बेस्टी है भाई, है ना, सोडियम और क्लोरीन। केमिस्ट्री में बहुत मज़ा आता है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में, ठीक है ना। तो सोडियम में क्या होता है स्टूडेंट, आपका इसका 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। ओके, देन अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँगा तो कैसे मैं करूँगा, ये देखो आप, ये हो गया नाभिक। इसके फर्स्ट आपका ऑर्बिट में हो जाएगा स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद फिर अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 6 आ जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यार यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, ये लो, है ना, 11, 10, 11 हो गई। किसी भी परमाणु में क्या क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ रहे स्टूडेंट। एक्चुअल में किसी भी परमाणु में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। समझ में आ रहा है, बराबर होती है। और इसीलिए कोई भी परमाणु होता है वो एक्चुअल में स्वतंत्र रूप में आइसोलेटेड, है ना, मतलब स्वतंत्र अवस्था में बिना किसी के संपर्क के वो हमेशा क्या रहता है, उदासीन रहता है। जब उसको किसी के टच में लाओगे, अब जैसे सोडियम को क्लोरीन के टच में लाओगे यार, तो क्लोरीन की जो है भैया ऋण विद्युत्ता अधिक है यार, तो वो क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन, तो उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, उसमें माइनस चार्ज, वो तो बात की बात है। लेकिन स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है, वो हर तत्व क्या होता है, उदासीन होता है, हर परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके स्टूडेंट, और दोनों का सम जो हो जाता है आपका हो जाता है 0, मतलब हो जाता है उदासीन, न्यूट्रल। ओके, मैं क्या बताने वाला हूं इसमें देखना, यह नाभिक, नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके खींच करके रखा रहता है, क्योंकि धन आवेश है, और धन क्या करेगा, ऋण को आकर्षित करेगा। तो ये जो है स्टूडेंट, इनको क्या करके रखा रहता है, खींच के रखे रहता है, ठीक है। तो जितने भी आपके नाभिक के नजदीक के कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनसे क्या होता है, बंधा रहता है, बंधा रहता है, खींचा, मतलब बहुत ही क्लोज बॉन्डिंग रहती है, जिसके कारण हम ये अंदर के जो कक्ष हैं इनको हम लोग बोलते हैं आपके बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है नाभिक के साथ बंधा रहता है। किंतु ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ये क्या रहता है स्टूडेंट, थोड़ा सा भी इसको एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलती है, तो ये जो है मुक्त हो जाता है, ठीक है। या ये उतना क्लोजली नहीं बंधा रहता जितना कि ये प्रथम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो बंधे रहते हैं, उतना ये जो है नहीं बंधा रहता। इसलिए बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन एंड मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या रहता है, जिम्मेवार रहता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई चार्ज जब फ्लो होगा या आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, विद्युत बोलेंगे, ठीक है ना। और उसके लिए चार्ज किस में रहता है, इलेक्ट्रॉन में रहता है। किस में रहता है भाई, इलेक्ट्रॉन में रहता है। प्रोटॉन में चार्ज रहता है, प्रोटॉन तो निकल नहीं सकता यार, ठीक है, छोटे से नाभिक में स्थित रहता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात समझ में आई। अब होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या, उसको समझो। जब किसी चीज को रगड़ा जाता है, समझ रहे हो, तो उसमें से क्या होता है, उसको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलने के कारण उसका जो इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होकर के क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, निकल जाता है। और निकलने के कारण जब इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 11 और नंबर ऑफ प्रोटॉन है आपका, यहाँ प्रोटॉन लिख देता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, क्या है 11,
दोनों इक्वल रहते हैं, वो मैं पहले बता दिया। अब इसमें से स्टूडेंट एक सपोज दैट कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। समझ में आया, क्या हो जाएगा, 10। तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो आप, प्रोटॉन अभी भी 11 है और इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 है। 10 है कि नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने से जो है एक प्रोटॉन की संख्या मतलब एक हमको ज्यादा लग रही है, ठीक है, 11 है और ये 10 है। तो प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के द्वारा न्यूट्रल होगा, लेकिन एक प्रोटॉन अभी भी बचा हुआ है, वही प्रोटॉन जो है स्टूडेंट सोडियम के ऊपर निकल जाता है। तो जब भी किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें 1+ का चार्ज लगता है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकलते तो ये 9 हो जाते, ये 11 हो जाता, मतलब प्रोटॉन की संख्या 2 अधिक होती तो यहाँ 2+ लग जाता। समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है क्या आवेश का, कि जब किसी में से चार्ज रगड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, विनिमय होता है। अब जो भी इसको ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करेगा, सपोज मैं कर देता हूं क्लोरीन, तो क्लोरीन जब इसको ग्रहण करेगा स्टूडेंट, तो क्लोरीन में क्या हो जाएगा, पहले इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या थी 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या थी 17। अब एक ग्रहण कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, 18। तो 18 हो गया, मतलब माइनस चिन्ह का साइन का जो संख्या क्या हो गया, 18, और प्लस का साइन का कितना है, 17 है। देन तो इसमें एक माइनस जो है चार्ज लग जाता है, क्योंकि हो गया इलेक्ट्रॉन 18। समझ में आया। तो जब भी रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का विनिमय होता है, एक में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरा क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है स्टूडेंट। और इनमें फिर क्या आ जाती है, क्योंकि ये दोनों में डिफरेंट आवेश है, इसलिए इन दोनों में क्या आ जाती है, आकर्षण का गुण आ जाता है, और ये दोनों पास आकर के क्या कर लेते हैं, एक बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो आवेश चार्ज का क्या कंसेप्ट हुआ, तो इसमें आ गया चार्ज। अब ये सोडियम है, प्लस है, अब भाई इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब सोडियम के क्षण को, सपोज कांच का भी ऐसे ही होता है, कांच को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है, कांच का इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े में चला जाता है। अब कांच क्या हो गया, कांच हो गया पॉजिटिव, कांच क्या हो गया स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हो गया पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा भाई, ये असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है, तो इसको क्या चाहिए, इसको कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करने लगता है, इलेक्ट्रॉन की खोज करने लगता है, और जैसे ही जिसमें भी कागज के टुकड़े हैं या कुछ भी चीज है तो उसको क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए। ये कंसेप्ट है स्टूडेंट आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है। ओके स्टूडेंट, सेम एबोनाइट के क्षण में होता है। एबोनाइट को जब उन्हीं कपड़े से बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो बिल्ली के खाल के इलेक्ट्रॉन जो है कहां चला जाता है, एबोनाइट के क्षण में चला जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। समझ में आ रहा है। और वो क्या करता है, ऐसी चीजों को ढूंढते रहता है, आकर्षित करता है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस हो, ताकि उसको अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, डोनेट कर सके। यही आपका कंसेप्ट है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसके बाद स्टूडेंट तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक बेसिक छोटा सा जानकारी। क्या है, चालक, कंडक्टर। तो क्या भैया कंडक्टर, एकदम सिंपल सा यार, इसको लिखना उतना कुछ नहीं है ना, जानकारी बस होना चाहिए आपको, बार बार आएगा, कोई मतलब है नहीं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सब में। कंडक्टर क्या है, ऐसे वस्तु जो अपने में से होकर आवेश को प्रवाहित होने देते हैं, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चालक। आता है स्टूडेंट आपका कुचालक, इंसुलेटर। क्या है इंसुलेटर, तो ऐसे वस्तु या पदार्थ या कोई चीज जो अपने में से होकर आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, कुचालक कहलाते हैं बस। एक आता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, मतलब अर्धचालक। तो ऐसे वस्तु जो चालक और कुचालक के मध्य होते हैं, ठीक है, अर्थात अपने में से पूर्णतः, ना ही पूर्णतः जो है आपका आवेश को प्रवाहित होने देता है और ना ही पूर्णतः रुकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं भूसंपर्कण। एक छोटा सा है, बस बता देता हूं आपको क्या चीज है भूसंपर्कण, जिसको बोलते हैं हम लोग अर्थिंग। अर्थिंग, ठीक है। पहले घर गांव में जब केवल फेस का, अब बच्चे नहीं जानते अर्थिंग क्या है ना। अर्थिंग सिर्फ जानते हैं बस 2 फेस, फिर 3 फेस, उसके बाद नीचे वाला, सबसे नीचे वाला अर्थिंग का तार है, ऐसा बोल देते हैं ना। पहले क्या करते थे, जब अर्थिंग नहीं हुआ करता था, तार नहीं हुआ करता था, तो हम घर में जो है जमीन में एक रॉड डाल के, ठीक है, जमीन से हम क्या करते थे, अर्थिंग लिया करते थे। ठीक है ना स्टूडेंट, अर्थिंग लिया करता था। तो और जब कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता था, वोल्टेज कम हो गई या लाइन कट गया, तो क्या करते थे, जा करके नमक घोल के पानी में, ठीक है, बाल्टी में, उस पानी को क्या करते थे, अर्थिंग में डाल दिया करते थे, क्योंकि सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है ना। और वो अर्थिंग जो है फिर उसको सप्लाई जो है मिलना स्टार्ट हो जाया करता था। तो व्हाट इज अ अर्थिंग स्टूडेंट, एक्चुअली भूसंपर्कण क्या है कि किसी आवेशित चालक को, किसी आवेशित पदार्थ को, सपोज दैट क्या है, ये आवेशित पदार्थ है, तो स्टूडेंट आवेशित पदार्थ को हम एक तार के माध्यम से
या किसी चालक के माध्यम से यदि पृथ्वी के संपर्क में कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, किसके? अर्थ के। अर्थ यह है आपका कंडक्टर और यह है आपका आवेशित वस्तु या आवेशित विद्युन्मय बोलते हैं इसको, है ना। तो इसको किसी आवेशित पदार्थ को, वस्तु को किसी चालक तार के माध्यम से पृथ्वी के संपर्क में कर दिया जाता है, तब इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? भूसंपर्कण कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। और पृथ्वी एक ऐसा, हमारे पूरे मतलब ये पृथ्वी ही ऐसा है स्टूडेंट, जो जितना आवेश दो उसको वो ग्रहण करने की कैपेसिटी रखता है। समझ रहे हो? जो भी दो उसको वो ग्रहण करने की कैपेसिटी रखता है। जब बिजली थंडर होता है, ठीक है, तो बिजली जो गिरती है वो पूरा का पूरा, स्टूडेंट आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े भवनों में एक तड़ित चालक लगा रहता है ना, तो तड़ित चालक के माध्यम से कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। सोचो कि यदि तड़ित चालक नहीं लगा रहता और पृथ्वी जो है आवेश को ग्रहण नहीं करता, तब क्या होता? विनाश, ठीक है ना। और कुछ नहीं होता भाई। यार कोई तो होना चाहिए जो इसको एक्सेप्ट कर सके, है, इतना आवेश है, इतना उसमें करंट रहता है, हाई वोल्टेज रहता है, तो उसको कोई एक्सेप्ट करने वाला तो होना चाहिए, ग्रहण करने वाला तो होना चाहिए। तो वो क्या है? हमारी पृथ्वी है, ठीक है स्टूडेंट। और उसके लिए ये कुछ ही नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत सहनशक्ति है। ओके, तो ये होता है भू संपर्कण। अब स्टूडेंट देखते हैं हम लोग प्रेरण। प्रेरण क्या है? क्या प्रेरण? इसके लिए एक प्रैक्टिकल करेंगे स्टूडेंट, प्रेरण के लिए हम लोग, ठीक है। इंडक्शन क्या है? मैं ले लेता हूं एक आवेशित क्षण। क्या ले लिया? आवेशित क्षण ले लिया। कोई भी चार्ज से वो आवेशित है, धनावेश से चाहे ऋण आवेश से। और मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, देखना आप लोग, ठीक है। ओके, इट इज नॉट अ फनी बॉय यार, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है ये। ये क्या चीज मैं बताता हूं आपको। ये एक वस्तु है स्टूडेंट, चालक वस्तु है, और इसे हम एक कुचालक स्टैंड में रखे हैं। मतलब इसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, नहीं तो पृथ्वी में चला जाएगा, फिर आपका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन ये चालक है, ये चालक को ग्रहण ये आवेश को ग्रहण कर सकता है। अब प्रेरण क्या है इसको समझना। जब किसी आवेशित चालक या वस्तु को, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी चालक के नजदीक लाया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है? नजदीक लाया जाता है। मैं यहां लेके आ गया, यहां था, इसको यहां लेके आ गया स्टूडेंट, नजदीक लाया जाता है। तो उस चालक ए का जो है विपरीत आवेश उस सिरे पर विपरीत आवेश जो है आकर्षित हो जाता है, और उसके विपरीत साइड जो है क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है, और इस साइड क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रेरण कहते हैं। इससे प्रेरित होकर के धन आवेश है तो धन आवेश ऋण आवेश को आकर्षित करेगा, तो पूरा का पूरा ऋण आवेशित इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और जो धन आवेश है वो क्या होगा? प्रतिकर्षित होकर के दूसरे ओर चला जाता है। यही क्या है स्टूडेंट? प्रेरण है, इंडक्शन है। समझ में आ रहा है? अब ये जो ऋण आवेश जो दिख रहा है आपको और ये धन आवेश दिख रहा है, एक्चुअल में ये इससे बंधा होता है। इसलिए हम इस ऋण आवेश को, जो नजदीक के सिरे में जो आवेश है, उसको हम बोलते हैं बद्ध आवेश या बद्ध इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या है? बंधा हुआ है। और ये जो है स्टूडेंट, ये किसी दूसरे चालक में जाने के लिए मुक्त रहता है, या इसका संपर्क मैं किसी चालक तार के माध्यम से पृथ्वी से कर दूंगा तो ये पूरा धनावेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। या मैं क्या करता हूं, एक अन्य चालक जो है मैं इसके नजदीक ले आता हूं। सपोज दैट कुछ ऐसा है ना, तो ये क्या होगा? अब ये प्लस चार्ज है, तो ये इसको आकर्षित करने के लिए मुक्त रहता है, या इसमें जाने के लिए मुक्त रहता है। तो अब ये क्या होगा? ये प्रेरित कर देगा इसको। इसमें पहले क्या स्टूडेंट, जब दूर रहेगा तो प्लस माइनस चार्ज, सब जगह में प्लस माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से रहता है जी, देख लो आप, ऐसा पूरा प्लस माइनस पूरा कंप्लीट रहता है ना। लेकिन जैसे ही ये इसके करीब आता है, नजदीक आता है, तो प्रेरण के कारण, ठीक है, प्रेरित होकर के जितने भी माइनस चार्ज हैं वो इसके नजदीक आ जाएंगे, और जो प्लस चार्ज रहेगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? दूर चला जाता है, प्रतिकर्षित होकर के। यही है एक्चुअल में क्या चीज? प्रेरण, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज है, और कुछ नहीं है प्रेरण, बस इतना ही है प्रेरण में। ओके, तो ये हो गई हमारा प्रेरण। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। मैं मिटा रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या क्या है भैया? फर्स्ट है आपका आवेश संरक्षण नियम, कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज क्या है? आप लोगों ने ऊर्जा का तो डेफिनेशन पढ़ ही रखा होगा, है ना, सेम वही है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही तो समाप्त किया जा सकता है, इसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ओनली इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर। ओके, तो क्या है स्टूडेंट, इसमें कोई मतलब सोचने वाली बात ही नहीं है यार, पहले बता चुका हूं मैं। कोई भी आइसोलेटेड जो चीज रहता है, मुक्त जो रहता है, स्वतंत्र रहता है, वो जब तक उसको रगड़ा नहीं जाएगा या जब तक उसके पास में कोई चीज नहीं आएंगे तब तक उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन ना तो पास होगा ना तो उसमें अलग से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कोई भी आइसोलेटेड चीज क्या रहेगा? आइसोलेटेड है यार, स्वतंत्र है यार, उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन आवेश आ सकता है ना तो वहां से आवेश जा सकता है, ना तो आप आवेश बना सकते हो ना तो आवेश को नष्ट कर सकते हो, केवल उसको ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि मैं सोडियम से क्लोरीन में ट्रांसफर कर सकता हूँ, क्लोरीन से, ठीक है, उसकी रेडियोधर्मिता दिक्कत खींच लेगा और क्या। बट क्या समाप्त हुआ? क्या नहीं हुआ भाई। कैसे? सोडियम है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? 11 थी, समझ में आ रहा है। क्लोरीन है, इसमें कितनी थी? 17 थी। ओके, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसमें से क्या हुआ, जब पास में आता है या रगड़ा जाता है या जो भी मेथड समझो, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये 10 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है स्टूडेंट? अभी इसको रहने दो। अब ये कितना हो जाता है? 10, और इधर चला जाता है, ये हो जाता है 18। होता है कि नहीं होता है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और निकल करके कहाँ चला गया? क्लोरीन में चला गया, वहाँ 18 हो गया, 10। तो सम ऑफ कितना हो गया? देखो टोटल कितना हो रहा है। अभी भी 11 और 17 कितना हो गया? 11 17 हो जाएगा स्टूडेंट आपका 28, और अभी भी 10 और 18 कितना हो गया? 28। अभी भी है कि नहीं है? तो इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके स्टूडेंट, तो ये है आपका फर्स्ट लॉ कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड है, अब इसके बाद हमारा सेकंड जो है वो है आपका क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। ओके, क्वांटा, क्वांटाइजेशन क्या है स्टूडेंट? आराम से समझना, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। देखो, सबसे छोटा जो चार्ज है, आवेश है, वो है आपका कोई एक इकाई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, समझ में आ रहा है। और उसमें स्टूडेंट जो हमारा चार्ज जो होता है, उसमें उसका मात्रा जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ओके, कूलाम होता है। इसी प्रकार जब हम इसको माइनस से शो कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, आपका प्रोटॉन को हम लोग शो कर देंगे इसको माइनस से, तो इसको क्या करेंगे? प्लस से। प्रोटॉन को क्या कर देंगे? प्लस से शो कर देंगे। पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव धनावेश है, उसको हम लोग क्या कर देंगे? प्रोटॉन को नहीं करेंगे, धनावेश को करेंगे, धनावेश ऋणावेश। तो धनावेश को हम लोग शो कर देंगे स्टूडेंट प्लस ई, और इसमें जो चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा हमारा 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। मतलब दोनों में एक जो है मिनिमम, कम से कम जो मात्रा इनका जो वैल्यू है वो है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19। अब क्वांटीकरण क्या है स्टूडेंट, इसको समझना आराम से, ठीक है। कोई भी मुक्त आवेश जो होता है, मुक्त आवेश, वह मुक्त आवेश जो होता है वो किसी मुक्त आवेश जो होता है आवेश के इकाई के पूर्ण गुणज, मेरे बात को ध्यान रखना, मुक्त आवेश जो होता है वो होता है इकाई के पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज मल्टीप्लाई आवेश की इकाई या आवेश इकाई। समझ में आएगा, टेंशन मत लो, मैं इसको इजी कर करके बताता हूं आपको। सपोज दैट मैं मुक्त आवेश को क्यों मानता हूं, पूर्ण गुणज मतलब होता है स्टूडेंट उसको पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। तो पूर्ण गुणज को सपोज दैट हम लोग शो कर देते हैं प्लस माइनस एन, क्योंकि प्लस भी हो सकता है पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव हुआ तो माइनस भी हो सकता है। और आवेश की इकाई क्या है? ई, क्योंकि ई का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखो आप, ई का वैल्यू होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, मोस्ट टाइम पे फॉर्मूला जनरेट हो जाता है कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। पूर्ण गुणज होता है स्टूडेंट, सपोज दैट एन इज इक्वल टू मैं 1 2 3 4 5 सो ऑन कुछ भी रखता हूं, तो ये Q इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सो ऑन इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? मतलब यह सदैव एक क्या है? पूर्णांक है, ठीक है, एक नंबर है। इट इज नॉट अ फ्रैक्शन नंबर और अ डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटीकरण। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? क्वांटीकरण। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं मैं, तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। क्वांटीकरण क्या है स्टूडेंट? जिसकी मैं बोलूंगा कि मैं 350 बच्चों को पढ़ाता, सॉरी 350 तो ठीक है मैं बोलूंगा कि मैं 3.5 बच्चों को पढ़ाता हूं, आपको कैसे फील होगा? कैसे फील होगा ये बताओ मुझे। क्या बात करते हैं सर, हैं 3.5 बच्चों को पढ़ाते हैं,
इसका मतलब क्या है भाई? क्या उसका हाफ बॉडी है, ठीक है, कि बेचारा दिव्यांग है कि ऐसा है कि तीन बच्चे 12th क्लास के हैं और एक बच्चा 10th क्लास का, ऐसा कुछ है क्या 3.5 बच्चे में? ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मैं बोलूँगा सीधा 4 बच्चों को पढ़ाता हूँ या तो 3 बच्चों को पढ़ाता हूँ, 3.5 बच्चे नहीं पढ़ा सकता मैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ये मुझे समझ में आता है कि ये हाफ चौक है, हाफ चौक है, लेकिन हाफ इंसान कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है। वैसे ही सेम पॉसिबल नहीं है आपका आवेश जो होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 10 होगा, ठीक है, बट 5.5 आवेश नहीं होता, 3.5 आवेश नहीं होता, 1.5 आवेश नहीं होता, ठीक है, तो 7.5 आवेश नहीं होता है। उसको मैं क्वेश्चन के द्वारा आपको प्रूव करके दिखाता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु में 6 × 10⁻⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है? आपको चेक करना है स्टूडेंट, क्या किसी वस्तु में 6 × 10⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है? कैसे चेक करेंगे? देखो, ये दिया है गिवन, हमको दे रखा है क्या, Q = 6 × 10⁻18 दे रखा है। हम जानते हैं स्टूडेंट E = होता है 1.6 × 10⁻19। तो मुझे क्या करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? क्या किसी वस्तु में 6 × 10⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है, चेक करना है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, Q = Ne। ओके, Q = Ne। तो Q हमको क्या दे रखा है स्टूडेंट, 6 × 10⁻18 दैट इज इक्वल टू n और 1.6 × 10⁻19। देन स्टूडेंट आप इसको क्या कर दो, इधर ट्रांसफर कर दो, तो n = हो जाएगा हमारा 6 × 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19। प्लीज स्टूडेंट यदि किसी को नोट करना होगा तो कर सकते हैं, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है ना। ये देखो स्टूडेंट क्या बता रहा हूं मैं, n = हमारा आ गया, n = हो गया, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, 6 × 10⁻18। अब ये जो 10⁻19 है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाता है पॉजिटिव, 10 ये हो जाएगा 19 और डिवाइडेड बाई है स्टूडेंट हमारा 1.6। मैं एक दिन बढ़िया से क्लास लूंगा, जब फिजिक्स का बहुत सारा क्लास हो जाएगा ना, तो मैं ये बताऊंगा कि आप डेसिमल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और पावर जो रहता है आपका उसको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी मैं, आप टेंशन मत लेना स्टूडेंट किसी भी चीज़ का ना, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, डेरिवेशन कराऊंगा, सब चीज़ मैं कराऊंगा। समझ में आ रहा है? और आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, n = हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 6 × 10, ठीक है, और इसको क्या कैसे करेंगे, डेसिमल हटाना है तो आपको मैं अच्छा से एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको टेंशन मत लेना, ठीक है। डेसिमल हटाने के लिए क्या करो, 10 का नीचे में मल्टीप्लाई करो, और जब 10 का मल्टीप्लाई करो तो ऊपर में भी 10 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6, 10 10 = 100, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 16। स्टूडेंट अब क्या करना है हमको, n = 16 3 हो जाएगा आपका 48, ठीक है, तो 48 कैरी आपका आ जाएगा 12, 120 हो गई, तो 16 5 = 80 एंड 16 6 = 96, 16 7 = 112। ओके, तो 112 हो जाएगा स्टूडेंट, 112 120 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 8, ठीक है, और बचा क्या आपका 8, तो डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 16 5 = 80। ओके, तो n का वैल्यू हमको हमारा क्या रहा है 37.5, 37.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वांटीकरण ही ये कहता है कि हमारा जो भी आवेश होता है वो एक क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होना चाहिए। ये क्या डेसिमल है, इसको पूर्ण विभाजित होना चाहिए था, मतलब n का मान हमेशा क्या आना चाहिए, ये जो है 1 2 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है लेकिन डेसिमल नहीं, +-2 +-100 +-35 37 होता तो भी ठीक था, +- आपका 38 होता तो भी ठीक था, लेकिन ये नहीं है। यही है क्वांटीकरण स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ भाई, और नहीं आया है तो और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, जिस किसी को नोट करना होगा तो देख लेंगे, कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट आपका योज्यता। क्या है योज्यता? क्या है स्टूडेंट योज्यता? क्या है भाई योज्यता? क्या है सुनो, एडिशनल क्या है कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित, मतलब आवेश को जोड़ा जा सकता है, आवेश को जोड़ा जा सकता है, और किसी भी पदार्थ में उपस्थित आवेशों का बीजीय योग, आप बीजीय योग उनका जो है ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आवेशों को क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। सपोज दैट कि मेरे पास एक पदार्थ है, ठीक है, और पदार्थ में है, सपोज करता हूं मैं +Q या +E +5E -4E
3e माइनस 2e। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो बीजीय योग होगा, सम वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 5 6 देखो प्लस 5e प्लस e, ठीक है 5e प्लस e प्लस 3e माइनस 4e माइनस 2e, देन ये हो जाएगा 5 3 8 एंड 9, और 9 में से आपका 6 चला जाएगा स्टूडेंट 3e। मीन्स दैट कि हम q निकाल सकते हैं, और समेशन ऑफ q इज इक्वल टू होता है आपका q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4 सम ऑन। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट आपका बीजीओ, कि आप किसी भी उसको घटा या जोड़ सकते हैं, किसी पदार्थ के टोटल आवेश को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के क्लास में बस भाई इतना ही, ठीक है, सफिशिएंट है। और मैं बता रहा हूँ रेगुलर आपको क्लास अब तो फिजिक्स स्टार्ट हो गया, मतलब आपको डेली 2 क्लासेस मिलेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ आप जैसे केमिस्ट्री मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और मेरा वीडियोस देख रहे हैं, सिमिलरली आप फिजिक्स में भी देखेंगे। मैं जैसे केमिस्ट्री को पढ़ाऊंगा वैसे ही स्टूडेंट उससे भी बेहतरीन तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ओके, तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक, और जो स्टूडेंट नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कंप्लीट कोर्स कराऊंगा यार, ऐसा नहीं है कि आधा बीच में छोड़ के चला जाऊंगा, बिल्कुल नहीं भाई, कंप्लीट। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक।